योगीराम चैनल के सभी व्यूवर्स को वेरी वेरी वार्म वेलकम, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अर्चना श्रीवास्तव जी से। अर्चना श्रीवास्तव जी के अगर मैं बारे में बोलूं तो ये एक समाज सेविका और लेखिका हैं जो स्वास्थ्य, संतुलन, आहार और फिटनेस के प्रति अपनी सक्रियता के लिए जानी जाती है। श्रीमती अर्चना ब्यूटी पेजेंट की विजेता रह चुकी हैं और उत्कृष्ट कार्यों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विशेष मान्यता प्राप्त है। इन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया है जो उनके समर्पण और मेहनत की कहानी बयां करते हैं। अर्चना जी द्वारा लिखी गई पुस्तक शिव शक्ति ऊर्जा चेतना का नया आयाम, यह पुस्तक न केवल पाठकों को प्रेरित करती है बल्कि उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। तो आइए कनेक्ट करते हैं मैम से और मैम की जर्नी और इस बुक के बारे में बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम अर्चना मैम। मुझे योगीराम चैनल पे बुलाने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल के साथ जुड़ करके बातचीत करने में। और जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और कि आप अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित कर रही हैं और आमंत्रित किया हुआ है। बातचीत हमारी होगी अब आगे और मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी। हाल ही में मैंने एक बुक भी लॉन्च करी है, आपने उसको भी इंट्रोड्यूस करा, सो थैंक यू सो मच। मैम, गेटिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपने अपनी यात्रा एक लेखिका और समाज सेविका के रूप में कैसे चालू की? क्या पढ़ाव आए थे? क्या वो इंटरेस्ट कैसे जागा? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। मुझे लिखने का हमेशा शौक रहा है और ये तो अभी मैंने बुक लॉन्च करी है, बट वैसे भी मैं लिखती रहती हूँ और मेरी कई डायरियां हैं, कई बुक्स हैं, कई कॉपियां हैं, भरी रहती हैं। वो मैं हर सब्जेक्ट्स पे मैं लिखती रहती हूँ। तो मुझे लिखने का शौक था और मैं हेल्थ और फिटनेस को लेके मैं हमेशा आर्टिकल्स लिखती थी पहले। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि वो आर्टिकल्स के साथ साथ मुझे क्योंकि लिखने का शौक था और मैं एक ऐसी नई जगह गई थी उत्तराखंड में रहने के लिए कुछ दिन के लिए, तो मुझे लगा कि अब मुझे लिखने का तो शौक है ही, तो अब मैं यहाँ के बारे में थोड़ा उत्तराखंड के बारे में थोड़ा मतलब मैंने कुछ मेडिटेशन और अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करा। तो मुझे लगा अब मुझे उसको अपने बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और रहा सोशल कॉज, तो वो भी मेरे इंटरनल मतलब मन में रहता था, हमेशा बचपन से रहा है कि मैं सोशल कॉज पे काम करती रहूं। या फिर सोशल कॉज होता क्या है, देखिए हम अपने घर से भी बैठ करके कोई भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं। तो मैं बचपन से इस चीज को लेकर हमेशा बड़ी सक्रिय रहती, हमेशा मुझे लगता था कि कोई भी काम आप करिए। तो मैं मतलब सोशल कॉज मेरा वहां से शुरू हो गया, बचपन से ही शुरू हो गया था। बट इसको जो है इसकी जब स्टार्टिंग तब हुई मेरी जब मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैं कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ शामिल हुई जहां मुझे लगा कि हर व्यक्ति को जो है सोशल कॉज जैसा सोशल वर्क करते रहना चाहिए। मैं क्योंकि एक सामाजिक कार्य है, अगर आप किसी का भी कोई उद्धार कर रहे हैं तो उससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती है जीवन में। तो ये आपके मन और विचार में होना चाहिए। अगर मन में और विचार में आपकी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है आप उस पर जो है आप चलना शुरू खुद ही कर देंगे। तो ये दोनों चीज ही मेरे मन और विचार, लेखन भी था और सोशल कॉज का जो टॉपिक है, जो सोशल कॉज जो सामाजिक कार्य है, वो भी मेरे मन में था। तो मैंने उस पर चलना शुरू कर दिया। इस तरीके से मेरा जीवन जो है मतलब मैं इसमें शामिल हो गई काफी हद तक। जी मैम, आप स्वास्थ्य, संतुलन, आहार और फिटनेस इसके लिए भी आप जानी जाती हैं, तो इसमें इंटरेस्ट आपका कैसे जागा? और इन कंटेक्स्ट ऑफ कोविड के बाद हर कोई बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया उसके हेल्थ के लिए, सो आपने उसमें अब क्या बैलेंस या चेंजेस देखे अब कि पहले कैसा था? इन कंटेक्स्ट ऑफ आपकी जो रुचि है उसके साथ मैम प्लीज बताइए। देखिए पहले तो मैंने जैसे इस फील्ड पे पढ़ाई जरूर करी थी, बट ये सारी मेरी डिग्री वगैरह सब बॉक्स में ही रखी हुई थी, मतलब मैंने कभी उसका यूज नहीं करा था। बट जब वो चीजें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करा तो मुझे लगा कि हेल्थ फिटनेस जो होती है वो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और अगर आप फिट हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ फिटनेस। तो मैंने जब अपनी फिटनेस वाली जर्नी खुद पे मैंने करनी शुरू करी तो मुझे लगा कि अब मैं खुद पे जब मैंने अपने पर कंट्रोल करा और उस हेल्थ और फिटनेस पे जब मैंने काम अपने ऊपर करना शुरू करा तो मैंने ये महसूस किया कि कहीं पर मैं काफी मुझ में चेंजिंग आई और ये चेंजिंग मैं दूसरों के अंदर लाना चाह रही थी। तो मुझे लगा कि अब मैं इसी फील्ड को आगे बढ़ाऊंगी और लोगों को
इससे रिलेटेड मैं लोगों को आगे रास्ते बताऊँगी, किस तरीके से आपको करना चाहिए, डाइट को कैसे बैलेंस करना चाहिए, आपको किस तरीके से अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको बना के रखना चाहिए, किस तरीके से आपको फिटनेस बनानी चाहिए लाइफ में। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी यहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि ये पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करा था, उसके बाद जो है लोगों को देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी ये चीज़ों को लेकर के। जी। मैम, मूविंग मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं बात करूं ब्यूटी पेजेंट की, तो मैम वो जो अनुभव है और वहां से क्या-क्या चीजें मिली, सीखने को क्या मिला, क्या-क्या चीजें थी, मैम उसका मैम एक्सपीरियंस प्लीज साझा करिए। हाँ, हाँ, नहीं मैं बिल्कुल उसका वो एक्सपीरियंस तो मेरे लिए लाइफ़ का एक बहुत बड़ा मोड़ था मेरी लाइफ़ में, और मैं इस चैनल पे बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सजने-संवरने का या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा ये ब्यूटी पेजेंट में तो बहुत ग्लैमर होता है, तो मुझे उन चीज़ों का कभी कोई शौक नहीं रहा है। मैं हमेशा अपने बहुत रिज़र्व और पढ़ाई-लिखाई अपना लोगों से मेरा बहुत कम इंटरैक्ट होता था। बट मेरी एक फ्रेंड थी और उसने मुझे बोला कि भाई मैं एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और आप मतलब जो ब्यूटी पेजेंट के लिए एक्चुअली में चाहिए क्या होता है कि आपकी एक अच्छी हाइट हो, आप टोटल मिलाकर आपके पास सब कुछ हो, वो हो जो एक लेडीज़ के पास होना चाहिए। तो उसने बोला कि आप जो वो पार्टिसिपेट करिए, तो मैंने कहा हाँ, ठीक है देखती हूँ मैं। फिर मैंने उसको टाल दिया, बट मेरी वो दोस्त ने मुझे ज़बरदस्ती फॉर्म-वॉर्म भरवा दिया और मैंने उस ब्यूटी पेजेंट में ले लिया। मैंने कहा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, और ये तो मेरे लिए मतलब बड़ा, क्योंकि मुझे तो ना कुछ सजना-संवरना और इतना सब कुछ इतना नहीं आता है। बट फिर वहाँ जाने के बाद मुझे एक लगा कि ऐसे ब्यूटी पेजेंट में लेडीज़ों को ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, वो कहीं पर काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपको ये महसूस होगा कि क्योंकि घर में लेडीज़ रहती हैं, काम कर रही हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो एटलीस्ट आप विनर बनिए और ना बनिए, बट आपको वहाँ से काफ़ी आपका सेल्फ जो है ग्रूमिंग होता है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है कहीं पर, और आपका एक एक तरीके से आप अपने आप का पर ध्यान भी देना शुरू कर देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी महिलाएँ भी वहाँ पर मिलती हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आपको लगता है कि शायद वो चीज़ें हमारे अंदर होकर भी मैं उसको निकाल नहीं पाई कभी। तो आपको बाहर की दुनिया पता चलती है, तो एटलीस्ट मैं सभी महिलाओं से बोलूँगी कि अगर इस तरीके के छोटे-छोटे गोल्स अपनी लाइफ में बनाने चाहिए। छोटे-छोटे गोल्स बनाने चाहिए कि आप उस तरीके के, जैसे चाहे ब्यूटी पेजेंट है, अगर आपको डांस का शौक है, तो आप उसमें उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए, सिंगिंग का है, तो छोटे-छोटे गोल्स बना कर के आपको जाना ज़रूर चाहिए। तो इस तरीके से मैंने उसमें एंट्री मार ली, और ख़ैर जो एज़ फॉर वहाँ की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल फिट थी, क्योंकि मैं थोड़े सिंगिंग भी करती थी, डांस भी करती थी, और ऑलमोस्ट मेरे पास सारी चीज़ें थी। तो मैं उसी तरीके से विनर हो गई, मतलब वहाँ पर मैंने उस कॉन्टेस्ट को जीता। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलने, बात करने का, हर चीज़ का कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी हाई हो जाता है। और मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि काफ़ी बार महिलाएँ जैसे होती हैं, वो बोलती हैं कि भई मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। मैं बाद में जब विनर हुई, तो मुझे कई बार लोगों ने बोला, भई मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। तो मैं कहती हूँ, आपको इंडिया में रह कर के इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश ये करो कि अपनी जो अपनी इंडियन लैंग्वेज है, उसको रिप्रेज़ेंट करो। हमारे राइट। जो हमारी चीज़ें हैं, उसको रिप्रेज़ेंट करिए। आप मेन अपना टैलेंट रिप्रेज़ेंट करिए। आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश बोलिए। तो उस चीज़ से कभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहीं पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है डेवलप हो जाएगा तुरंत। हुँ। जो आपके पास है वो दिखाइए, कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। तो इस तरीके से मुझे तो हमेशा ये लगा कि मतलब कहीं पर ये इस मोड़ ने मेरी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज करा। ग्रेट, प्लीज मैम, इसी कंटेक्स्ट में मेरा जो नेक्स्ट सवाल है कि आपको समाज सेवा लेखन, मैम इसमें कौन-कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? मैम इनके बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस, उस दिन वो क्षण कैसा था? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। जब मैंने ब्यूटी पेजेंट मतलब जब मैंने इसको निकाला,
तो उसके बाद जो है मुझे कई समाज सेवा संस्था लोगों ने जो है मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया था और उस तरीके से वहाँ से मेरी समाज सेवा वाली यात्रा भी शुरू हुई थी कहीं पे। मैंने कई अलग-अलग जगह पर काम किया अपने तरीके से और मुझे जो अवार्ड है वो फिक्की आपने सुना होगा, एक बहुत फिक्की जो है पूरा इंडिया में फेमस है। तो फिक्की की तरफ से भी मुझे अवार्ड मिल चुका है, मुझे नारी शक्ति का भी अवार्ड मिल चुका है और मुझे एफएम की तरफ से भी अवार्ड मिल चुका है, मुझे रूबरू चैनल की तरफ से भी मतलब रूबरू की तरफ से भी मिला हुआ है, उनकी फाउंडेशन है और मुझे वीरांगना की तरफ से भी मिल चुका है। मुझे ऐसे कई अवार्ड्स मिले, अभी तो खैर कमरा भर गया है, अब तो मैंने जाना भी बंद कर दिया। तो वो आपके काम की वजह से ही मिलता है और वो अ, टाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा बट अच्छा ज़रूर फ़ील होता है बट आपको उन पर ध्यान ना देके सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देना है। वो आपकी अच्छाई थी, आपको वो चीज़ मिल गई। बट आपको आगे क्या काम करना है और कितना अच्छा करना है और कितनी ईमानदारी से करना है, मेरा शुरू से एक यही उपदेश रहा है लाइफ़ का कि आप अपने काम को अच्छी तरीके से करिए। आप अपनी जो लाइफ़ में जितना आपके पास जीत आ रही है, तो उसको अपने सर पे मत बिठाइए और उससे ये राइट। आप सीखिए आप उससे ये सीखिए कि नहीं मुझे किस तरीके से और आगे बढ़ना है। लोग अगर आपको प्यार और सम्मान दे रहे हैं, तो आप उनकी जो सोच है कि भाई ये महिला ऐसी है कि मैं इसको सम्मान दे रहा हूँ, तो मैं उसको अपने सर पे नहीं बैठाना है। मुझे उनको वो करके दिखाना है कि नहीं भाई मैं उस और आपके लिए करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, तो मैं उन चीज़ों को भूल जाती हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, मैं कभी भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो ठीक है, सबने मुझे बधाई दे दी, ये हुआ, वो हुआ, फिर मैंने उसको साइड में रख दिया और फिर मैं आगे की तरफ देखने लगती हूँ। तो ये मेरी थी जर्नी, मैं कभी उसको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रखती हूँ और प्रभु को थैंक यू करती हूँ कि प्रभु आपने मुझे ऐसा समय दिखाया कि मुझे ये सब सम्मान मिले, तो यही रहता है जर्नी का। मैम मूविंग टूवर्ड्स द राइटिंग की अगर मैं बात करूं, पढ़ने और लिखने की आपकी रुचि के पीछे क्या कारण था? पढ़ने-लिखने की रुचि का एक मेन कारण मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड तो हम लोग की पोस्टिंग होती रहती है। मेरे हस्बैंड की हर 2.5 और 3 साल के बाद पोस्टिंग होती रहती है। तो बच्चा भी बाहर ही पढ़ता था मेरा, तो काफ़ी बार क्योंकि मुझे पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था शुरू से। मतलब मैं अपना एक कॉपी मैं आज भी रात में जब सोती हूँ तो मेरे बगल में एक कॉपी और पेन हमेशा रखा रहता है। तो मुझे पढ़ने-लिखने का शौक था और मैंने ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई जो है अपने हस्बैंड के पास ही आके करी थी क्योंकि शादी मेरी थोड़ी कम उम्र में हुई, फिर मैंने हस्बैंड के पास ही पढ़ाई करी थी और करती रहती हूँ मैं। अपने काम के साथ मैं हमेशा पढ़ाई करती रहती हूँ। लोगों को हँसी आएगी कि इस उम्र में भी पढ़ाई हो रही है, बट मैं पढ़ाई भी करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये जो पढ़ाई-लिखाई का जो शौक होता है ना, ये आपका मतलब अंदर से ही होता रहता है कि नहीं आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता रही थी किस तरीके से पढ़ने-लिखने का शौक हुआ। तो हमारी पोस्टिंग-वोस्टिंग होती रहती है, हस्बैंड तो काम में बिज़ी हो जाते हैं, मैं अपना काम कितनी देर करूँगी। तो मैं मतलब उसी टाइम से ही मैंने सोच लिया था कि मैं कहीं पर भी जाऊँगी। मेरे हस्बैंड की 2.5-3 साल की पोस्टिंग पे चलते हैं हम लोग हर अलग-अलग सिटीज़ में। तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो वहाँ पर कोई न कोई किसी न किसी सब्जेक्ट्स को लेकर के थोड़ा-थोड़ा आज स्टडी कर लिया जाए, आज इस सब्जेक्ट पे स्टडी कर लिया जाए। मुझे ना चीज़ों को मतलब समझने का बहुत रहता है। उस सब्जेक्ट्स को समझो, इस सब्जेक्ट्स को समझो, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और मैंने कई अलग-अलग टॉपिक्स पे पढ़ाई करी हुई है। मतलब बहुत सारे अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़ाई करी हुई है। जी। ग्रेट मैम, ग्रेट। मैम इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई से जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो सवाल है, आपने मास कम्युनिकेशन में मास्टर करने का निर्णय क्यों लिया? मास कम्युनिकेशन में तो कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई निर्णय लेना था। एक्चुअल में मेरी स्टडीज़ तो कंप्लीट हो ही चुकी थी और मैं पढ़ भी चुकी थी। अभी हाल ही में मैं उत्तराखंड हमारा पोस्टिंग हुआ और मैं गई। तो उत्तराखंड पे क्या था कि थोड़ा-सा मैं काम ऑनलाइन बेस्ड ज़्यादा काम करती हूँ क्योंकि हस्बैंड की पोस्टिंग होती रहती है। तो मेरा काम थोड़ा-सा कम होने लगा क्योंकि वो एक छोटा-सा टाउन था उत्तराखंड। तो वहाँ पे मेरा बिज़नेस, मेरा काम थोड़ा-सा कम हो गया था और मैं बहुत अकेलापन भी फ़ील कर रही थी। तो उस कंडीशन पे मैंने मेडिटेशन पे काम किया, ये बुक लिखना शुरू करा और मैं अपना काम तो कर ही रही थी, साथ में मैंने कहा कि कुछ थोड़ा और अलग करा जाए।
तो कुछ और अलग के चक्कर में मुझे एक हेल्थ से रिलेटेड मैंने एक कोर्स देखा जो मास्टर्स था। तो मैं क्योंकि हेल्थ पे ही काम करना चाह रही थी, तो हेल्थ से रिलेटेड वो कोर्स मैंने देखा, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं चाहती हूँ ये कोर्स करूँ। तो हस्बैंड तो खैर कभी नहीं मना करते थे कि आप ये नहीं पढ़ाइए, पढ़िए, वो नहीं पढ़िए। तो कहा ठीक है आप देख लो। तो मैंने वो जो है कोर्स के लिए मैं गई, फॉर्म-वॉर्म फिल अप करा। लास्ट में जब मेरा पूरा फॉर्म फिल अप हो चुका, तो मुझे बताया कि ये कोर्स तो भाई यहाँ बंद हो चुका है। ओहो! तो अब मैं तो बड़ा परेशान, मेरा तो सारा सारा मतलब फॉर्म फिल अप हो चुका, सब कुछ हो चुका, तो अब मैं क्या करूँगी? तो ऐसे सोच कर तो मेरे हस्बैंड मतलब मैं बात कर रही थी हस्बैंड से, मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो हस्बैंड कहा आपको इतना पढ़ने-लिखने का शौक है, तो आप मतलब मास कम्युनिकेशन पे भी डाल दो। एक डिग्री आपके लिए तो बहुत अच्छी है, आपको बोलना पसंद है, लिखना पसंद है, तो ऑलमोस्ट जर्नलिस्ट तो है, लिखने और बोलने पे ही होते हैं। तो मैंने कहा मतलब मुझे लगा कि अभी इसका क्या ज़रूरत है, बट फिर मुझे जब हस्बैंड ने बोला कि नहीं, नहीं कर लो, आप कर लो। क्योंकि अभी ये कोर्स तो बंद हो चुका है और आपको कुछ करने का मन है तो आप इसको कर लीजिए। तो इस तरीके से फिर मैंने जो है ये मास कम्युनिकेशन पे जो है कर लिया है और अभी मेरा कंप्लीट भी होने वाला है और उसमें बहुत अच्छे ग्रेड्स भी, मतलब मेरा बच्चा बोलता भी है, मम्मा आप आज भी की डेट में भी इतने अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हो। तो मैं कहा हाँ मतलब करते हैं भाई, क्योंकि ये लगन है, ये लगन है। मतलब इतना काम कर रही हूँ, मैं बुक लिख रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ और ये सारी चीजें लगन से होती हैं। तो इस तरीके से हुआ, क्योंकि मेरा ऐसे कभी मेरे सोच में भी नहीं आया था कि मैं मास कम्युनिकेशन पे करूंगी, और बट ये एक इत्तेफाक था, ऊपर वाले का शायद चाहत थी, तो मैंने कर लिया कंप्लीट, अब मेरा होने वाला है जी। शिव शक्ति ऊर्जा चेतना का नया आयाम। मैम ये बुक लिखने का आपको कैसे प्रेरणा मिली? एक्चुअली मैंने जैसे कि बताया कि मुझे लिखने का हमेशा से शौक रहा है। मैं मतलब मुझे बहुत पसंद था लिखना, तो मैं लिखती रहती थी। तो ये करीब हार्डली 2 इयर्स पहले या 3 इयर्स पहले की मैं बता रही हूँ आपको। मैंने शिव शक्ति के नाम से एक बुक को लिखना शुरू करा। मगर वो बुक मेरी मतलब कहीं पर उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, जितना जैसा मैं चाह रही थी, वो काम नहीं हो पा रहा था। इत्तेफ़ाकन हम लोग की पोस्टिंग जो है उत्तराखंड हो गई और मैं उत्तराखंड पहुँच गई, और उत्तराखंड जाने के बाद जो है जो वहाँ की वादियाँ हैं, जो वहाँ के पहाड़ हैं, जो वहाँ की शक्ति है, उसने कहीं मेरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं योग, मेडिटेशन और इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ और मैं करती भी हूँ। तो और बहुत मतलब लोगों से अलग रह कर के शांत जीवन मेरे को बहुत पसंद है। मतलब बहुत ही शांति चाहिए होती है। तो मैं जब वहाँ पे पहुँची, तो जैसे कि मैंने बताया कि मतलब मैं थोड़ा-सा अकेलापन भी फ़ील कर रही थी, तो मैंने उसी कंडीशन पे मैंने मेडिटेशन वग़ैरह करना शुरू करा, क्योंकि योग वग़ैरह तो मैं करती थी, फ़िटनेस के लिए मैं हर चीज़ हर काम करती थी, बट मैंने कभी मेडिटेशन पे काम नहीं करा था। मुझे लगा कि अब मुझे मेडिटेशन वग़ैरह करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं उत्तराखंड से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती है। तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा और मेडिटेशन करते-करते मुझे कुछ वहाँ पे मतलब ऐसी अध्यात्म शक्तियाँ मुझे खुद को महसूस होने लगी कि उसके बाद से एकदम से मेरी लाइफ़ में चेंजिंग आनी शुरू हो गई। और वो ऐसी चेंजिंग थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि वो मैंने कब पेन उठा लिया, और जो बुक मैं 3 साल पहले लिखना शुरू करा था, वो मतलब वहाँ पहुँचने के बाद वो बुक मेरी कंप्लीट हो गई। और इतनी शानदार बुक मेरी कंप्लीट हुई कि आज बहुत से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती कि लोग जब मुझे फ़ोन करके उस बुक के बारे में बोलते हैं या तारीफ़ करते हैं। तो अच्छा, उस बुक के लिए मेरे दिमाग में एक विचार ये भी था कि मैं समाज में थोड़ा पॉज़िटिविटी फैलाना चाह रही थी कि किस तरीके से आप अपने लाइफ़ को बैलेंस्ड करिए, संतुलित करिए। तो मैंने ज़्यादातर उस बुक में इसी तरीके से लिखा है, क्योंकि आज आप देखिए हर घर में शायद ही कोई एक ऐसा घर बचा हो जहाँ पर समस्याएँ ना हो। मेंटली वो कहीं न कहीं हर व्यक्ति मेंटली परेशान है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो। तो मेरा एक सोचना था कि आप समाज में उन बातों को दीजिए, जिससे लोग जो है थोड़ा पढ़ के समझ कर के अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकें। और मेरी इस बुक में यही सब चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मगर उसका थोड़ा माध्यम जो है वो थोड़ा मैंने चेंज
करा हुआ है, क्योंकि मुझे मतलब कुछ ऐसी इंटरनल चीज़ें, मतलब अध्यात्म के माध्यम से शक्तियाँ जो चीज़ें हमें महसूस हुई, वो शायद हमारे शिव और शक्ति दोनों भगवान ने ही मुझे दी है, कि बेटा आप जो हैं लोगों को ये चीज़ हमारे माध्यम से, तो इसमें जितनी चीज़ें हैं वो मैंने शिव शक्ति को लेकर के ही सारे लोगों को बताना शुरू करा है, कि आप जो हैं भगवान शिव तो जो है आपको ये चीज़ें बता रही हैं, और माता रानी भी बता रही हैं, बट आप लोग समझ नहीं रहे, आप कौन-सी दौड़ में चले जा रहे हो? घर में क्यों इतनी आपकी इतनी परेशानी हो रही है? तो जो लोग अब इस बुक को पढ़ रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, और मेरे पास जितना रिव्यू आ रहा है, वो सभी यही बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अब काफ़ी रिलैक्स है। तो इस तरीके से मुझे जो है, ये मैं कहूँगी कि ये जो है मुझे भगवान की तरफ से ही एक ऑर्डर था कि आप इस बुक को लिखिए। अदरवाइज़ मेरा कोई ये सब्जेक्ट नहीं था, मैं लिखती नहीं मतलब इस सब्जेक्ट पे, बट ऊपर वाले ने ही मुझे बोला कि नहीं आप लिखो इसको, तो मैं शायद वही मेरा मार्गदर्शन थे इस बुक को लेकर के। उन्होंने ही दिया। मैं नीम करोली भी गई, तो नीम करोली में भी मुझे काफ़ी डिफरेंट टाइप की एक शक्तियाँ महसूस होनी शुरू हुई, कि मुझे लगा कि कोई चीज़ मुझे बोल रही है, धक्का दे रही है, मुझे कुछ करने को बोल रही है। मतलब वो मेरे साथ जो है कहीं पर चीज़ें कनेक्ट होती चली जा रही थी, इस कदर से कनेक्ट हो रही थी कि मैं खुद में भी परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने जब पेन और ये कॉपी उठाना शुरू करा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उस चीज़ को नोट डाउन करते रहना है, और जैसे-जैसे मैंने नोट डाउन करा, तो वो हमारी पूरी बुक रेडी होती चली गई। अच्छा, इस बुक की एक अच्छी चीज़ और भी मैं आपको बताऊँ कि इस बुक में मैंने लोगों को समझाया और बताया तो है ही, साथ में इसमें जो लास्ट में मैंने मेडिटेशन, योग और करने का सही तरीका भी बताया, कि कैसे आप जो हैं नॉर्मल ज़िंदगी में आप घर गृहस्थी में जीवन चल रहा है, आप नहीं जा सकते हो, जिम नहीं जा सकते हो, योगा के नहीं जा सकते हो, तो आप घर पे ही रह करके किस तरीके से उसको आप कंप्लीट करिए। योग करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन जो है बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को नहीं मेंटेन करा, तो ये दुनिया कहाँ जा रही है लोगों को भी नहीं पता। और मुझे लगता है इंसान खुद को अपने आप में कहीं पर खो दे। तो इस वजह से ये भगवान की ही मुझे प्रेरणा मिली है, और उन्हीं के माध्यम से ही मैंने लिखा। मैम, जैसा आपने अभी ज़िक्र किया नीम करोली बाबा के मंदिर का, तो मैम वहाँ का क्या ऑरा था, क्या एक्सपीरियंस था? क्या आपने वो शक्ति अनुभव करी? और आपके साथ भी और भी जो लोग थे, मैम उस जगह में क्या वो विशेषता है? मैम उसके बारे में मैम प्लीज़ थोड़ा-सा और बताइए। नीम करोली बाबा की तो देखिए, मैं बहुत साल पहले की बातें हैं ये। मैं उस मंदिर में बहुत पहले गई थी, तब मेरी नई-नई शादी भी हुई थी। तो मैं गई वहाँ पे, और तब वो मुझे हमेशा एक टूरिस्ट प्लेस लगा था। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब जैसे नॉर्मल मंदिर होते हैं वही चीज़ लगा। मगर अभी जब मैं हाल ही में गई, क्योंकि मैं उत्तराखंड में, तो हमारा रोड है, वहीं से मैं बाबा को बातचीत करके, जय करके फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अभी हाल ही में जब मैं गई, तो मुझे मतलब ऐसा मतलब महसूस हुआ कि मेरे शरीर पे जैसे लग रहा है कोई चीज़ चलनी शुरू हो गई है, मतलब ऐसा, मतलब पूरे शरीर में एक अलग सी चेंजिंग आने लगी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अच्छा, ये जो चीज़ें होती है ना, जो पावर होती है, वो कहीं पर भगवान सबको नहीं टच करता है, मैंने बात देखी हुई है। वो उन्हीं को पकड़ता है जहाँ जो उनको लगता है कि नहीं भई, मुझे तो इनको ही दिल देना है, इनको ही बताना है। तो मुझे एक अजीब-सा एहसास होना शुरू हुआ, मतलब मेरे आँखों में आँसू आने शुरू हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैं इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ पे का इतनी पॉज़िटिविटी है, इतना ज़्यादा शक्ति है उस जगह पे है, कि आपको अगर वो महसूस हो गई ना, तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ आपको मिल गया। वो शक्ति महसूस करना, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे, मतलब वहाँ पे लोग ऐसे लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, भगवान बाबा के आगे मन्नतें माँगते हैं, सब कुछ करते हैं, मैंने देखा हुआ है। मतलब भीड़ इस कदर से होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट अगर वो शक्ति अगर आपको महसूस हो गई, तो आप समझ लीजिए कि बाबा ने आपको छू लिया। तो मुझे मुझे थोड़ा-सा वहाँ से भी लगा कि नहीं, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा लोगों को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे दया और कि ऐसा रहता था कि नहीं, मुझे उसकी हेल्प कर देनी, मुझे इसको कर देना है। इवन मुझे कोई गलत भी बोल के चला जाता है, तो मैं थोड़ा मुस्कुरा देती हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो मतलब मेरी चीज़ों में, नेचर में हमेशा से ये चीज़ रहा है, और जब मैं वहाँ पे पहुँची, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा है जो मुझे कुछ कहना चाहता है, बोल रहा है, और मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो काफ़ी बार जैसे
मतलब बाबा के मंदिर में मैं आपको बताऊँ इस कदर वाली शक्ति है कि जिसको महसूस अगर कर लिया ना जिसने, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं वहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे बुक को लिखना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। अब तो मैं बाबा को यही बोलती हूँ कि प्रभु मुझसे कोई बहुत अच्छे-अच्छे काम करवाइए और मैं भी खूब ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस कार्य को करूँ। मतलब क्योंकि ये जो भगवान ने जो जीवन दिया है, वो उसमें आपको कुछ अच्छा करना है। भगवान ने आपको राइट, भेजा ही अच्छा करने के लिए। अब लोग ही खराब काम कर रहे हैं और फिर जाके बोलते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। आप काहे को माँग रहे हो भाई? आप पहले राइट, राइट, खुद तो अच्छा करो ना। राइट। तो मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्रभु मुझे आप जो हो कुछ जीवन का मतलब जीवन आपका तभी पूर्ण माना जाता है, जब आप जो है कहीं पर लोगों के लिए करिए, समाज की सेवा करिए और उसमें बहुत ईमानदारी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार। हम किसी को दिखाने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। हमको सिर्फ़ अपने प्रभु को खुश करना है कि नहीं भगवान आपने जो हमको इस दुनिया में जन्म दिया है, तो हमने आपका देखिए पूरा काम एक अच्छे प्राणी की तरीके से कर दिया है और खुद को खुश करना है। बस 2 लोगों को खुश करना है, एक अपने आप को खुश करना है और प्रभु को, बाकी करके उस चीज़ को छोड़ देना है पूरे तरीके से। तो मैं हमेशा इन्हीं चीज़ों पे बिलीव करती हूँ और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। बाबा के मंदिर में तो मतलब एक ऐसा चमत्कार है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं नीम करोली बाबा के अलावा भी उत्तराखंड के कई ऐसी जगहों पे गई हूँ, जहाँ पर बहुत अध्यात्म वाली जगहें मिली मुझे और ऐसी-ऐसी हुँ, जगह जहाँ पे लोग कितने-कितने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे बाबा, ऐसे-ऐसे लोग और बड़ी-बड़ी पोस्टों पे बड़े-बड़े अधिकारी हैं, मतलब क्या से क्या है, वो वहाँ बैठे कर रहे हैं। तो मुझे उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बातचीत हुई, ख़ैर वो लोग जो एक्चुअल में असली बाबा होते हैं या जो असली वो होते हैं, वो जल्दी बातचीत नहीं करते हैं। बट मुझे उनसे भी बातचीत करने का मौका मिला। मैंने बहुत कोशिश करके उनसे बातचीत करी। मैं देखना चाहती थी कि ऐसी क्या शक्तियाँ हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो मतलब ये लोग कर रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं कि मतलब वो सिंपल वे में एक इंसान ऐसे बोलता है कि भाई वो बाबा मेडिटेशन कर रहा है या वो बाबा योग कर रहे हैं, तो उसके अंदर योग और मेडिटेशन में एक ऐसी शक्तियाँ हैं कि आपको आपकी आंतरिक शक्तियाँ जो हैं वो जागृत कर देती हैं। तो जब मैंने उस चीज़ को समझा और उनसे मैंने करा है, तो मैंने खुद ने भी वो मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि मैं तो हमेशा से कनेक्टेड रही हूँ, तो इस तरीके की उत्तराखंड में बहुत सारी जगह हैं। मैं तो आपको बताऊँ एक वहाँ पे महाअवतार जी का बाबा जी का मंदिर है, जो कि बहुत ऊँचाई पे है और उस जगह पे लोग जाते ही नहीं हैं। तो उन बाबा जी को भी मैं बहुत मानती हूँ। घर पे भी मैं फ़ोटो-वोटो रखती हूँ। वो ऐज़ ए हमारे गुरु हैं आप समझ लीजिए। तो मतलब वो ऐसी जगह थी कि वहाँ पर मतलब तेंदुए निकल रहे हैं, भालू निकल रहे हैं और थोड़ा-सा भी पैर वगैरह स्लिप करा तो आप नीचे गिर जाओगे। तो मतलब ऐसी बहुत ही डेंजरस जगह है। मगर ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको सब फॉरेनर्स और इंडियंस जो हैं, जो बहुत मतलब अध्यात्म हैं, वो लोग मिलेंगे और फॉरेनर्स जो है वहाँ पे सिर्फ़ ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही आते हैं, अध्यात्म राइट। प्राप्ति के लिए आते हैं, आप समझ लीजिए। और करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे कहीं पर बुक जो मैंने लिखी है कहीं पर शायद यही सब चीज़ों का ही वो था, उसको श्रेय था एक तरीके से। क्योंकि मैंने भी काफ़ी रिसर्च करा इस चीज़ पे। जब मैंने लिखा या मैंने करा काम, तो उसके पहले मैंने कई रिसर्च करे और कई रिसर्च करने के बाद जो है फिर मैं यहाँ पर पहुँची थी। इस तरीके से आप मैं आपको मतलब क काफ़ी बार मैं लोगों को बिलीव भी नहीं होता है। ये जो प्रकृति होती है, जो हवा है, जो पत्ते हैं, जो फूल है, जो चीज़ें होती हैं ना, इससे कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। जब आप अध्यात्म और आपके अंदर शक्ति जागृत हो जाती है, तो इससे कम्युनिकेट शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को गेन करने के लिए आपको कहीं बहुत ही अच्छे दिल का, मन का साफ-सुथरा होना पड़ेगा और प्रभु से कनेक्टेड होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। तब ये खुद ही आपसे आएगी, ये चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। भगवान चाहेंगे तभी आप जो है आपको अपने साथ जोड़ेंगे, अदरवाइज़ तो कोई जुड़ ही नहीं सकता उनके साथ। क्योंकि उनका ऑरा ही इतना ऊँचा है कि उस ऑरे से जुड़ना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है। वो जोड़ते ही नहीं है किसी से। राइट। मैम इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका मेडिटेशन और योगा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ की जब मैं बात करूँ, तो मैम आपके अनुसार
ध्यान और योग जीवन को कैसे बदल सकता है? आपके बुक के जो रीडर्स हैं, इनका मैम ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ एक्सपीरियंस मैम वो भी प्लीज शेयर करें। देखिए, योग और मेडिटेशन जो है, मैंने ये एक योग तो आपको चलिए योग और मेडिटेशन दोनों चीजें जो होती हैं, हेल्थ और फिटनेस मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, क्योंकि हेल्थ और फिटनेस जो है वो आपको 2-3 तरीके से आपकी मिलती है। एक तो आप किसी गेम्स को खेल रहे हैं तो आपको फिटनेस मिल रही है, डाइट को आप मेंटेन कर रहे हैं तो भी आपकी फिटनेस अच्छी हो रही है। फिर लोग जो है योग करना शुरू कर देते हैं। तो अब जब आपने योग करा ना, तो आपका एक अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। फिर अगर आपने योग के साथ अपना मेडिटेशन जोड़ दिया, और अगर आपने योग के साथ मेडिटेशन जोड़ देंगे तो आपको क्या होगा, अध्यात्म शक्तियां शुरू हो जाती है वहां से। और वो जब आप उसमें एक तरीके से पूरे तरीके से अगर आप उतर गए, और तो क्या होगा कि वो अध्यात्म शक्तियां आपको जो है वो ऐसी जागृत होनी शुरू होती हैं कि आपको बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये और बहुत आप क्लीन हो जाओगे। जैसे ये कहते नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें जो नहीं दिख रही हैं या आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आप बिल्कुल स्पष्ट माइंडेड हो जाओगे। आपको समाज दिखने लगेगा, समाज के लोगों की चीजें दिखने लगेंगी, आप बहुत स्पष्ट हो जाओगे और आप खुद अपने आप में शांत, आप अपने आप को बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल शांत कर लेंगे, और खुद आप पानी की तरह हो जाओगे कि आपको सब कुछ दिख रहा है बट आप शांत हैं। तो ये आपको यहाँ से ये इन चीजों का बहुत फायदा मिलता है कि अगर जो लोग चाहते हैं कि हम अध्यात्म की दुनिया में जाएं, या फिर तो योग और मेडिटेशन ही एक ऐसा, और आपका जो दिमाग है, माइंड है, वो कहीं बड़ा संतुलित हो जाएगा। आप जितने योग करने वाले लोग हैं, जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, आप उनसे अगर मिलेंगे तो आपको हमेशा वो बड़े कूल माइंडेड दिखेंगे और बड़े मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब, आपके पास 5 चीजें हैं, आपके पास क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो बहुत ही जो एक्चुअल में करने वाले होते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ का वो स्पष्ट चीजें वो देख लेंगे कि लाइफ में होता क्या है, लाइफ को चाहिए क्या होता है। जब आप ये सारी चीजों से अवगत हो जाएंगे ना, तो आपको कहीं पर पूरी लाइफ का जो ब्रह्मांड का जो चीजें हैं ना, वो समझ में आ जाएगा कि लाइफ में है क्या। लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, हम तो भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं भाई, क्यों भाग रहे हैं आगे? तो लाइफ में कुछ नहीं होता है लाइफ में। बस ये है कि ठीक है, आपको थोड़ा सा अध्यात्म और योग के माध्यम से आप कहीं पर प्रभु के करीब चले जाते हैं, और जब आप प्रभु के करीब चले आते हैं तो सुख और शांति आपके को वैसे ही मिल जाएगी तुरंत। आपका मन साफ हो जाएगा, आप चीजों को लेकर के कहीं बहुत ऑथेंटिक होते चले जाएंगे। हाँ मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सनल क्वेश्चन भी है। आपने जो बुक लिखी हुई है उसकी जो भाषा की जब मैं बात करूं तो वो बहुत सरल और इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी है। तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। हाँ, जो मैंने बुक लिखी है तो मेरा मतलब एक ये माइंड में कॉन्सेप्ट था कि भाई मैं ऐसी बुक लिखूं कि समाज के हर एज ग्रुप हो, चाहे जो भी लोग हों, उनको ये बुक समझ में आनी चाहिए। तो इसको मैंने बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिससे लोग इसको समझ सके और उसको अपने अंदर ग्रहण कर सके। समझ करके इसको ग्रहण, अगर मैंने बहुत टिपिकल लिख दिया होता तो शायद ग्रहण नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इस तरीके से लिखा है कि महिलाएं तो मेरे पास बहुत सारी अपना रिव्यू दे रही हैं कि मैडम आपने इतनी अच्छी बुक लिख दी है कि जिसको पढ़ने के बाद हम लोग जो लाइफ में जो समस्याएं या दिक्कतें रहती हैं, तो वो कहीं पर जो है उससे हमें काफी रिलैक्स हो रहा है। तो ये अगर मैं बहुत टफ कर देती तो शायद लोगों को ना समझ में आता। बहुत इजी बुक लिखी है मैंने, और उसमें बाद में योग और मेडिटेशन के तरीके भी लिख रखे हैं। मैम, टॉकिंग इनटू सेम कंटेक्स्ट, जब मैं बात करूं महिलाओं को अपने आहार या स्वास्थ्य के प्रति कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे भी बताया अभी कि आपको जो ज्यादा रिव्यूज जो आए हैं वो फीमेल वुमेन्स इनसे आए हैं, तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए, डाइट एंड हेल्थ के बारे में। हाँ, देखिए, हेल्थ वुमेन्स को तो फिजिकली और मेंटली सबसे ज्यादा वो मतलब अपनी लाइफ में चैलेंज लेती है वुमेन्स, क्योंकि उनको घर का भी काम करना होता है। आजकल तो देखिए सभी महिलाएं जो है वर्किंग भी हो गई हैं, तो उनको अपने हेल्थ का ध्यान तो हमेशा रखना चाहिए। फिटनेस के लिए उनको योग वगैरह भी कर लेना चाहिए, और डाइट को भी लेकर के मेंटेन, क्योंकि मैं काफी बार एक चीज मैंने हमेशा बोला है, काफी मैं महिलाओं को देखती हूँ कि वो लोग क्या करती है कि डाइट को लेकर के पूरे घर भर को डाइट दे देंगी, खाना दे देंगी, बट वो अपने लिए थोड़ा सा अवॉइड कर देती हैं। तो क्योंकि वो घर
सबका जो एक तरीके से जो कर्ता-धर्ता है, जो लेडीज़ ही होती है, वो सबका ध्यान रख रही है, तो उससे सबका ध्यान रखने के साथ-साथ उसका बहुत सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपना ध्यान रखे। अगर वो अपना ध्यान रखेगी तभी वो घर का के लोगों का ध्यान रख पाएगी। तो उसको सुबह योग भी करना चाहिए, अगर उसको योग करने में मन नहीं लग रहा है, तो मैं तो कहती हूँ ज़ुम्बा कर सकती है, डांस कर सकती है, मतलब वो कोई भी एक एक्टिविटीज़ ले ले अपने लिए कि उनको भी अपनी लाइफ़ का 1 घंटा अपने लिए निकालना ही निकालना है, वो किसी भी कार्य को करें अपने लिए जिसमें वो खुशी महसूस कर रही हैं। तो एक तो ये हुआ, इससे उनका मेंटल लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। देन दूसरा जो है वो ये है कि आप अपने खाने की डाइट को जो है उसको बैलेंस्ड करिए और बैलेंस्ड करने के साथ-साथ एक अच्छी डाइट लीजिए, जो कि आपको पूरे मतलब आपको एक एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रखे, क्योंकि मैं काफ़ी बार मैंने वर्किंग लेडीज़ों को भी देख रखा है कि वो अपने खाने को लेकर के बहुत चीज़ें अवॉइड कर देती हैं। तो अपने खाने टिफ़िन के बॉक्स में ऐसी कुछ चीज़ें रखें, पर्स में रखें, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, आप चॉकलेट्स रख सकते हैं। मैं अक्सर सुनती हूँ कि लेडीज़ मतलब जेंट्स हो या लेडीज़ हो कोई भी हो, उनको चक्कर आ गया, वो गिर गए, तो आप चॉकलेट का एक पीस रखिए, डार्क चॉकलेट उसको खा लीजिए थोड़ी देर में, जिससे भी थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। थोड़े ड्राई फ्रूट रख लीजिए, थोड़े चने रख लीजिए, मतलब आपको थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ-कुछ खाते रहना है, क्योंकि जैसे-जैसे एज होने लगती है, समस्याएँ जो हैं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो अपना ध्यान रख सकती हैं महिलाएँ और वो अपनी लाइफ़ का एक शेड्यूल बना ले, टाइम बना ले कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये करना है, वो करना है। अपने शौक को भी वो पूरा करें। मैं हमेशा हर महिलाओं को बोलती हूँ कि वो अपने शौक को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि मतलब लेडीज़ हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फैमिली को ही उन्हें देखना है। ठीक है, फैमिली हमारा कर्तव्य है, हमें उसको करना चाहिए और हर महिलाओं को अपनी फैमिली पर पूरा ध्यान देना चाहिए, मगर उसके साथ-साथ उन्हें अपना भी ध्यान देना चाहिए। और बुक का रिव्यू मेरे पास महिलाओं का बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा महिलाएँ जो हैं उसको पसंद कर रही हैं बुक। ऑलमोस्ट मुझे क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि एक महिला तो मुझसे बोलने लगी कि मैंने उस बुक को पढ़ लिया है, उसको समझ कर के मैं थोड़े-थोड़े दिन में फिर उसके हर एक-एक टॉपिक्स पढ़ती हूँ, जिससे मुझे हमेशा वो चीज़ें याद रहें। क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस फ़ील कर रही थी और आपकी बुक पढ़ने के बाद मुझे वो स्ट्रेस से मैं कहीं पर काफ़ी रिलीफ़ हो गया है मुझे। क्योंकि मैं काफ़ी बार महिलाओं की काउंसलिंग भी करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है समाज में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है महिलाओं को ही होता है और काफ़ी बार वो महिलाएँ वो स्ट्रेस खुद ही लेती हैं। तो मैं उनको समझाती हूँ कि भई आप ऐसा करिए और तो इस तरीके से महिलाओं पर जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको रहती है। जेंट्स तो थोड़ा-सा ऑफ़िस निकल जाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको वो ज़्यादा इतना टेंशन नहीं रखती हैं। बट महिलाएँ जो हैं काफ़ी बार टेंशन रखती हैं। अभी मैं आपको कल की ही मैं बात बताऊँ आपको कि कल ही मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि भई मैंने आपकी बुक जो है परचेज़ करी हुई है और बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपना रिव्यू दिया कि मुझे आपकी बुक बहुत, और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे मेरा जो टेंशन था, जो मैं इतना सोचती रहती थी, वो मेरा काफ़ी रिलीफ़ हो गया है। तो मैं कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने कहा आपको कैसा टेंशन? तो मुझसे बोलने लगी कि नहीं, मुझे एक टेंशन होता है कि मैं मतलब कि मुझे जो है मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता है। तो मैंने कहा भाई, इसमें तारीफ़ नहीं करता है, ये कोई टेंशन नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बार महिलाएँ खुद अपने आप से अपनी समस्याओं को बना लेती हैं, तो कोई तारीफ़ नहीं करता। मैंने कहा आप शीशे के सामने खड़े होते हो, तो आप जब अपने आप को तैयार करते हो, तो क्या ये सोचते हो कि मेरी कोई तारीफ़ करे? तो आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत, हमें जीवन में खुद अपने आप को देखना है, खुद पसंद करना है। अगर हम अपने आप को पसंद कर रहे हैं, फिर दुनिया कोई पसंद करे या ना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने उनको ऐसी चीज़ें बताई कि उसके बाद वो कहने लगी हाँ, मतलब इस चीज़ से उनको काफ़ी रिलीफ़ हुआ। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप इस चीज़ को लेकर इतना इरिटेट मत होइए कि आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है या आपको किसी ने अच्छा नहीं बोला है। देखिए, ये भी एक मेंटल लेवल ही है किसी का कि इस तरीके की बातों को सोचना, विचार करना। जबकि इस तरीके की चीज़ों को विचार नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने काम को एक्यूरेट करिए, सही करिए। दुनिया आपकी वैसे ही तारीफ़ करेगी। और मतलब तो मैं उसको महिला को मैंने उस समय समझाया कि भई ऐसा-ऐसा है, तो उनको काफ़ी रिलैक्स हुआ और उनको समझ में आया कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी मेरे लिए, खुद के लिए है और मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे खुद को खुश रखना है, तो मुझे किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ग्रेट, ग्रेट। मैम, टॉकिंग टू सेम कंटेक्स्ट, इसी में जो थोड़ा-सा और डीपली मैं जो पूछना चाहूँ
तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए जब आप बुक लिख रही थी या जब मैं बोलूँ कि जब आप समाज सेवा के जो दौरान जो भी आपने सर्विसेज़ दी हैं समाज सेवा की, जब मैं बात करूँ तो मैम इसमें क्या-क्या शुरुआती दिनों में क्या-क्या कठिनाइयाँ आई? मैम उसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, समाज सेवा करते समय तो मुझे ऐसी कोई ख़ास कठिनाइयाँ नहीं आई क्योंकि मेरा एक सोचना ये था कि देखिए 1-2 चीज़ें और भी मैं आपको बता दूँ कि मेरी हमेशा हम लोग 2 से ढाई साल एक जगह पे रहते हैं, फिर हमारी पोस्टिंग हो जाती है। तो मेरी हमेशा से एक कंडीशन रहती थी कि मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग काम करूँ, चाहे वो मेरा कोई भी काम चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो मेरा लिखना-पढ़ना हो, चाहे वो मेरा बिज़नेस का काम हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब मेरा बच्चा या मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली, मेरा परिवार उससे कहीं डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो जब समाज सेविक वाली जो चीज़ें थी उसमें मैं काफ़ी बार मैं जाती भी थी, बाहर से भी मैं काम करती थी। मतलब मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ के भी काम करती थी मगर अगर मुझे कभी ऐसा होता था मैं निकल नहीं सकती हूँ घर से, तो मैं घर से ही उस काम को कर मगर मैंने कभी अपनी लाइफ में काम को रोका नहीं, कभी भी नहीं रोका और मैं घर से करती थी। मेरे को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो आती थी, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों, लेडीज़ और महिलाओं को सिखाती थी। और आपके चैनल पे मैं बताऊँ आपको कि मैं एज़ स्टार्टिंग में जब मैं ब्यूटीशियन का भी मुझे नॉलेज है, ब्यूटी फील्ड का भी है। मतलब मेरे पास उसकी भी डिग्री पड़ी हुई है, रखी हुई है। मैंने शुरू में सैलून भी स्टार्ट करा था बट हस्बैंड की वज़ह से मैं वहाँ पे स्टैंड नहीं हुई, उनकी पोस्टिंग होती रही तो मैंने बंद कर दिया था। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कई ऐसी महिलाएँ थी जिनको मैंने उसका कोर्स करवाया, आज वो अपना बड़े अच्छे-अच्छे सैलून चला रही हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। आज जब वो बोलती हैं कि दीदी आपकी वज़ह से मेरा घर चल रहा है। तो मुझे ऐसे कई मेरे पास ऐसे हुनर थे जो मैंने महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया और उनको जो है आज वो जब अपना काम कर रही हैं, तो मुझे बोलती हैं कि दीदी आपकी वज़ह से मेरा ये बिज़नेस चल रहा है, मेरा घर चल रहा है। तो वो मेरे लिए सबसे ऑनर की बात रहती थी हमेशा। तो काफ़ी बार मुझे घर से भी करना पड़ता था क्योंकि अब ऐसी जगह मेरे हस्बैंड पहुँच गए हैं कि जहाँ से मैं निकल नहीं सकती हूँ। तो मैं घर से भी करती थी, बच्चों को कर रही हूँ काफ़ी बार। कोरोना के टाइम पर भी मैंने काफ़ी काम किया। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं कितना लोगों के साथ कर दूँ। तो देखिए जिसको समाज सेवा करना है, वो आप अपने घर से भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, कोई टर्म ऑफ कंडीशंस नहीं होती है, मेरा कोई एनजीओ नहीं है और मैं बस काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ और प्रभु को समर्पित करती हुई मैं काम को कर कि नहीं प्रभु मुझे खुशी मिल रही है, मैंने 4 लोगों को के साथ कर दिया, आज वो 4 लेडीज़ें वहाँ पे खड़े होकर अपना रोज़ी-रोटी खा रही हैं, बस उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो मैं हमेशा तो इस तरीके से कभी मुझे कोई डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुआ है किसी भी काम में, कभी भी कोई काम में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। मैम गेटिंग बैक टू द फिटनेस, क्या रोल है बैलेंस डाइट का? या मैं इसको थोड़ा-सा और रिफ्रेम करूँ कि बैलेंस डाइट होती कैसी है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए बैलेंस डाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप आज से कई साल पहले की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट था कि मदर वगैरह या फैमिली के लोग बोलते थे बेटा भरपेट खाना बट आज के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज लोग राइट। बोलते हैं कि थोड़ा कम खाओ, स्वस्थ रहो। तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। अच्छा लोगों को क्या था ना कि मैं आपको बताऊँ कि शायद आज से 6 साल पहले की मैं बता रही हूँ, 7 साल कोरोना के पहले की मैं बता रही हूँ। लोग उतने अवेयर भी नहीं थे कि कैसे बैलेंस डाइट लोग खूब मतलब एक घर में जो एक बंदा था वो रोटी भी खूब सारी, चावल भी, दाल भी, ये भी, वो भी, उसे पता ही नहीं था कि हमें कितना क्वांटिटी अपने लिए अपने वेट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लेना है या लेना चाहिए या मुझे कौन-सी बीमारी है या मुझे कौन-सी समस्या है, तो मुझे क्या चीज़ खानी चाहिए। लोग उतने अवेयर थे ही नहीं, आज से 7 साल पहले की मैं बता रही हूँ जब कोरोना के पहले था। फिर धीरे-धीरे जो है लोग अब काफ़ी अवेयर इस समय तो काफ़ी अवेयर हो गए हैं और बैलेंस डाइट जो है हमें हेल्दी रखती है और बैलेंस डाइट होता क्या है, वो ये है कि आप पूरा सुबह से लेके रात तक में आप कैसी डाइट को फॉलो करते हैं, जो हमें हेल्दी बनाए, वो होती है बैलेंस डाइट। और बैलेंस मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मत खाइए, ये बहुत बार लोग गलतियाँ करते हैं कि वो कुछ भी नहीं खाते हैं। आपको कुछ भी नहीं खाना नहीं है, आपको जो भी खाना है हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है
ना कि जंक फूड खाना है, ऑयली नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग खाएं। अगर आपको बीपी है, आपको शुगर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग खाना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग खाना ही आपका डाइट का बैलेंस होता है। यही होता है बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट में आप जो है कोशिश ये इंसान को करना चाहिए कि आप जितना ज्यादा फ्रूट्स लेंगे, मिनरल्स लेंगे, विटामिन लेंगे, वो आपके शरीर के लिए सबसे बेस्ट होता है। मतलब आपकी जब आप खाना खाने चल रहे हैं तो उसमें आपको कोशिश यही करनी है कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि मैं ज्यादातर लोगों से बातचीत करती हूँ तो लोग अभी तो आजकल फैशन भी हो गया है कि लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तो बड़ा बैलेंस डाइट करते हैं, मैं तो जौ की रोटी खा लेता हूँ, मैं तो इसकी खा लेता हूँ, उसकी खा लेता हूँ। ये होता क्या है कि ये जो अभी आजकल यूट्यूब में इतने सारे चैनल्स लोगों ने बना करके बताना शुरू कर दिया, तो वो मतलब जो हमारे इंडियंस जो हैं, वो क्या उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, वो लोगों को सुन के ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि उनके शरीर के लिए वो चीज सुटेबल है कि नहीं। यहाँ पर ये राइट। चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफी बार क्या होता है कि आपके शरीर के लिए कोई दूसरी चीज सुटेबल है, मेरे लिए कुछ और है, तीसरे के लिए कुछ और है। अब यहाँ पे जो है उनको तरीका भी नहीं पता है और वो गलत सलत खा रहे हैं, फिर बोलते हैं मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ ये इस चीज का हमेशा हर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और बैलेंस तो डाइट को हमेशा बैलेंस्ड करने का मतलब यही हो गया कि आप सुबह का नाश्ता भी हल्का सा लेंगे अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद फ्रूट्स को आप ज्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए, मिनरल्स ले लीजिए, आपकी स्किन भी शाइन करेगी, आपके हेयर्स भी करेंगे। और उसके बाद जो है आपको कितनी क्वांटिटी में मतलब कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना ज्यादा। प्रोटीन लीजिए आप, प्रोटीन आपको बहुत अच्छा, आपको एक काफी हेल्दी बनाएगा। पहले तो पता ही नहीं होता था, लोगों को पता ही नहीं था कि प्रोटीन खाने से क्या होगा। तो ये कंडीशंस थी, और आप एक डाइट को अगर बैलेंस्ड करके चलेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। ओवर नहीं करिए, ओवर कर लिया आपने तो फिर तो पूरा आपका मटका भर गया, तो फिर वो तो मटका फूटेगा ही और आपकी बीमारियां भी शुरू होगी, समस्या होंगी। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी, अपनी जो भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं। बस इतना, क्योंकि आप हर व्यक्ति तो कहीं पे जा नहीं सकता है, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि आपके अपनी भूख से थोड़ा सा 10% थोड़ा सा पेट को थोड़ी जगह दे दीजिए कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, तो थोड़ा सा कम खाइए। अदरवाइज पहले तो काफी ज्यादा लोग बोलते थे कि भाई खाना खाओ, बहुत खाना खाओगे तभी तो हेल्दी रहोगे। अभी ऐसा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका है। तो बैलेंस डाइट का मतलब यही है। और उसके साथ योग करिए, फिटनेस के लिए कोई भी जुम्बा, कोई भी एरोबिक करिए, कुछ भी करिए, आप उसके साथ एक्सरसाइज कर लीजिए। मैम, इसी की मैं योगा और मेडिटेशन की बात करूं तो आपकी डेली जो रूटीन है, तो मैम आप कैसे ध्यान रखती हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इन योर डेली रूटीन? जी, मेरा तो मतलब मैं तो कोशिश ये कर रहती है मेरी कि आजकल तो खैर सर्दियां हैं, तो मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 साढ़े 6 का टाइम हो जाता है। बट वैसे मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ। और मैं जब उत्तराखंड में रहती थी तो मैं हस्बैंड के साथ वॉक और मुझे जॉगिंग करने का बहुत शौक है। तो मैं मतलब जॉगिंग करने भी जाती थी, और सुबह ही मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। जॉगिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और उसके बाद फिर मतलब ये हमारी थोड़ी जुम्बा की एक्सरसाइज हो जाती हैं। और बस मेरे 8 बजे के अंदर-अंदर मैं सब खत्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ। 8 बजे तक मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, फिर हमारा फिर ब्रेकफ़ास्ट का टाइम आ जाता है। तो जो भी करना होता है मैं सुबह 5 ओ क्लॉक से लेके 8 ओ क्लॉक के अंदर-अंदर ही सब कुछ करके मेरा हो जाता है। तो ये तो मेडिटेशन और इसका हो जाता है। फिर डाइट में भी मैं थोड़ा चीज़ों को लेके बैलेंस्ड ही रहती हूँ। सुबह पानी लेना, फिर उसके बाद जो है फ्रूट्स लेना, इस तरीके से जितनी चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही मैं उसको मैनेज करती हूँ। शाम में अच्छा हमारी कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चलती हैं फिटनेस की, तो उसपे भी जो है बच्चे हैं वो काम-वाम करते हैं, तो उसको मैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनको भी बताना, फिर कुछ नया करना। अच्छा, मैं कोशिश ये करती हूँ कि लोग को हैप्पीनेस के ऊपर काफ़ी फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप का खुद का जो है एक मेडिटेशन हो। अगर आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं
और हैप्पीनेस आपको कहाँ से मिल रही है, आपको अगर जुम्बा करने से मिल रही है, डांस करने से मिल रही है, बातें करने से मिल रही है, तो उसके लिए आधा 1 घंटे के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो मैं उसका भी टाइम निकालती हूँ, फिर उसके बाद काउंसलिंग भी मैं लोगों की कर देती हूँ उसी बीच में। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, पूरा होल डे का रूटीन रहता है और स्टार्टिंग हम मतलब मैं सुबह उठ कर के जाने से ही शुरू हो जाती है, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए शुरू होती है। Ma'am, moving to the next question, why did you choose writing as a medium to educate society and reader? क्यों लेखन ही क्यों? और भी अभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं, तो लेखन के ही क्यों आपने चुना इसको? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। हाँ, सोशल मीडिया के अभी तो वो काफ़ी अच्छा प्रमोट भी करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब क्योंकि देखिए लेखन एक मेरा शौक भी रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट कि आज जो है लोग पढ़ रहे हैं, मतलब आज लोग जो हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और आपका बिज़नेस, आपकी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होती हैं। तो अभी क्योंकि मैंने अभी उस विषय पे मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं था और मैंने बताया ना मैं बहुत सिंपल और सोबर मेरा था, तो मैं अपना लिखने में लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं अपनी बुक के माध्यम से लोगों को अपनी बात को पहुँचाऊँ। तो पहला का रीज़न ये था और मैंने हमेशा एक चीज़ देखी हुई है कि जो बुक्स के शौकीन हैं वो आज भी बुक्स मैंने आज भी ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जो लोग पढ़ने से जो उनको शौक है, जो पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं, वो बुक को उठा कर के ही पढ़ते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं ना तो वो हमारे माइंड में एक-एक बात अंदर तक जाती है। हमारी आँख, हमारा दिमाग दोनों काम करता है। और ये जो वैसे अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी का हमने रील देख लिया, हमने थोड़ा किसी का सुने, नो डाउट उससे थोड़ा इफ़ेक्ट तो पड़ता है क्योंकि आज फ़ास्ट ज़माना हो गया है। बट ये फॉर द टाइमिंग होता है क्योंकि आप एक टाइम में आप 10 लोगों की चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 10 क्या, मैं तो कहती हूँ कि 100 लोग ही देखते हैं। और ऐसे क्या होता है, आप एक बुक पे फ़ोकस कर रहे हैं तो उसको आप समझते हैं, उस पे फ़ोकस कर रहे हैं, आपकी आँख, आपका दिमाग सब चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है। वो आपके लर्निंग पावर पे जा रही है। वो आपका इंटरनल आपको उस एक-एक चीज़, एक-एक शब्द आपके माइंड पे बसते हैं उससे। तो ये इसलिए मैंने कहा बुक पे ही मैं लोगों तक मैं पहुँचाऊँगी और फिर बाकी ऊपर वाला चाहेगा तो जल्द ही मैं जो हूँ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताऊँगी और समझाऊँगी। राइट। मैम इसी में ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, आपका बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या था आपको राइटिंग और सोशल वर्क में आने के लिए जिसने प्रेरित किया? मुझे तो ऐसे प्रेरणा वाली तो कोई चीज़ें नहीं रही है किसी की तरफ से कि मुझे कोई कहे। मैं खुद अपने आप से मैं बोलूँगी कि मैं खुद ही काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मतलब मुझे अंदर से इंटरनल लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए क्योंकि मेरी एक सोच हमेशा रहती है कि आप पहले खुद को पहचानो, है ना? अगर हम अपने आप को इंसान जैसे लोगों को मतलब उसको लगता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये ऐसा, आप दूसरों को मत देखिए। आप सबसे पहला काम ये जीवन में करिए कि आप खुद क्या चाहते हो, आप अपने ऊपर अपने आप को पहचानो कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो क्योंकि अपना खुद से ही आपको प्रेरणा मिल रही है, आपको कोई भी प्रेरणा देने नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा क्योंकि मेरी फैमिली में दूर-दूर तक कोई भी ऐसा नहीं है जैसे मैं, तो आपको कोई भी प्रेरणा देने नहीं आएगा। बट तो मैंने खुद को समझना शुरू करा कि एक्चुअल में मेरा नेचर क्या है, मुझे क्या चीज़ पसंद है। तो मैंने देखा कि मुझे इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा खुश होती हूँ, जब मैं ये काम करती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। तो इसकी पहचान ही यही होती है कि जब आप किसी काम को कर रहे हो और खुश हो रहे हो, तो समझ लीजिए कि ये चीज़ आपकी लाइफ को कहीं पर हैप्पीनेस देगी और आप उसको बेहतर कर सकेंगे। तो मैं खुद को अपनी प्रेरणा में मैं कहूँगी ये प्रभु शंभुनाथ और माता रानी की ही कृपा है और उन्हीं की प्रेरणा है, जीवन ही मेरी उन्हीं की प्रेरणा है। मैं उनके बताए हुए हर रास्ते पे चलती हूँ और वही मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं उन्हीं को ही मैं बोलती हूँ कि शायद वही मुझे रास्ता दिखाते हैं, वही मुझे बताते हैं कि आज आपको ये करना है और आज आपको वो करना है और जिस दिन वो बोलेंगे कि आज आपको कुछ नहीं करना है तो मैं कुछ नहीं करूँ। तो वही सब कुछ बताने वाले हैं। मैम मूविंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी किताब तो कैसे पहुंचा रहा है आपकी किताब तक? या मैं ये बोलना चाहूँ कि किसी को पढ़ना है तो खरीदना है, कौन से मीडियम से आप खरीद सकते हैं या कैसे क्या वो जो उसकी प्रति है वो कैसे ले सकते हैं? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, ये जो मेरी बुक है शिव शक्ति ऊर्जा चेतना का नया आयाम, ये मेरी बुक है, मैं आपको दिखा दूं। ये मेरी बुक है, इसका ये कवर पेज है। यस मैम। तो
हाँ, तो ये मेरी बुक है और इस बुक को आप अमेज़न से ले सकते हैं और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, मीशो से ले सकते हैं और उसके अलावा अगर लोकल लखनऊ के लोग हैं, तो इस बुक को आप यूनिवर्सल हज़रतगंज से प्राप्त कर सकते हैं और यूनिवर्सल गोमती नगर ब्रांच से भी आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल्स की दोनों ब्रांचों में मेरी बुक आपको मिलेगी। और अगर आपको बाय द वे नहीं भी मिल पा रही क्योंकि बुक बिक बहुत रही है, तो अगर बाय द वे आपको मेरी बुक नहीं भी मिल पा रही है, तो आप यूनिवर्सल अगर आप लखनऊ के हैं, कोई भी कैंडिडेट आपके उसके माध्यम से अगर लखनऊ का है और मेरी बुक पढ़ना चाहता है, तो वो यूनिवर्सल में ही लिखवा देंगे कि भाई मुझे बुक चाहिए क्योंकि अभी खत्म भी हो जाती हैं बुक्स वगैरह, तो बुक्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज़ तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट्स वगैरह पे तो है ही और मीशो पे भी है। लोकल पब्लिक चाहेगा तो वो लखनऊ का अगर कोई पब्लिक है तो वो यूनिवर्सल से ले सकता है, यूनिवर्सल के प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी मिल जाएँगे आपको ये बुक। हाँ। मैम बुक के बारे में जैसे आपने बताया, तो हाउ डज़ योर बुक एड्रेस स्पिरिचुअलिटी एंड एनर्जी इन ह्यूमन लाइफ? जब मैं बात करूं मानव जीवन, आध्यात्मिकता और ऊर्जा को, मैम ये कैसे आप संबोधित करती हैं अपने बुक में? मैम इसके बारे में थोड़ी सी झलक बताइए प्लीज। देखिए मानव जीवन जो होता है वो जब तक आप मानव जीवन जब तक ऊर्जा से नहीं भरा होता है, अध्यात्म से नहीं भरा होता है, तब तक वो कहीं पर पूरा अधूरा होता है। वो बहुत ही अधूरा होता है। उसे जीवन का सही तर्क, सही जो तर्क होता है वो पता ही नहीं होता है। और एक आध्यात्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके इसी माध्यम के से ही आप ऊर्जा जो है अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। क्योंकि आज के जीवन में अध्यात्म के अलावा कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ से आप ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। और जब आपने ऊर्जा की प्राप्ति कर लेके तो आप एक ऐसे मानव बन जाएंगे जो कि आचार, विचार, व्यवहार से आप बिल्कुल सामान्य होते चले जाएंगे। आज आप कितने ऐसे लोग देखिए जो कि अध्यात्म की तरफ जुड़ करके आज वो कहाँ से कहाँ उनका, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, उसका डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा शुरुआत हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्योंकि देखिए अगर हम अपने लाइफ में देखिए तो पूरा गेम ही मस्तिष्क का होता है, माइंड का हो, मानव जीवन का। और ये मानव जीवन जो है, जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, उसको डेवलप कहाँ से करेगा? वो डेवलप करेगा अध्यात्म के माध्यम से। उसको ऊर्जा मिलेगी। जब ऊर्जा मिलेगी तो आपके अंदर शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाएंगी और जब शक्तियां जागृत होंगी तो आपका मस्तिष्क, आपका दिल और दिमाग सब चीज संतुलित होता चला जाएगा। आप जो गलत तरीका जीवन में जीने का अपना रखा है आपने, तो वो कहीं पर वो खत्म हो जाए कहीं पर, और आपकी एक सही दिशा मिल जाएगी। अगर जो बच्चे आजकल के गलत दिशा में जा रहे हैं, तो वो अगर इस तरीके से अपने थोड़ा-सा जीवन में अध्यात्म को जोड़ लेंगे, थोड़ा-सा सिस्टमैटिक हो जाएँगे बच्चे, तो उससे क्या होगा, जो उनका सक्सेस लाइफ जो सक्सेस नहीं हो रहा है, वो भी सक्सेस हो जाएगा। तो ये छोटी चीज़ें ज़रूर होती हैं, शायद हो सकता है कई लोगों को ना समझ में आए, उनको लगे बहुत ही छोटी चीज़ है, ये क्या चीज़ कर पाएगी। मगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर अध्यात्म से इंसान जुड़ जाता है, तो वो कहीं पर उसका जो माइंड का जो डेवलपमेंट है ना, वो इतना तेजी से होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप अध्यात्म के माध्यम से आप भगवान से जुड़ रहे हैं। और जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपका डेवलपमेंट लाइफ का बहुत ही अच्छा होता है। आप हमेशा अपने विचारों को ऐसा रखिए कि आपके लिए, आपको लोगों के लिए कुछ करते रहना है। आपका मन, दिमाग बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो ये एक मानव जो है वो अपने आप से ही तरक्की करता चला जाएगा। हाँ मैम, इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, कुछ मैम प्रैक्टिकल टिप्स बताइए जो से अपन पीस और एनर्जी अपने लाइफ में अचीव कर सके। देखिए एनर्जी, मैं इसके लिए 2-3 चीजें आपको बताती हूँ। कोई भी चीज आपको लाइफ में अचीव करनी है तो पहली चीज तो आप हमेशा एक चीज गार्ड बांध लीजिए कि कोई भी कार्य करना है वो ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ। ये 3 चीजें तो आपको करना ही करना। जब आप इन तीनों चीजों को अपनी लाइफ के किसी भी कार्य के साथ जोड़ देते हैं, तो इन तीनों चीजों में जैसे आप उसको जोड़ेंगे तो इसके साथ आपके भगवान जुड़ जाते हैं। तो इन तीनों चीजों को, वो कोई भी हो, इवन मैं तो ये भी बोलूंगी कि काफी बार जैसे घर परिवार में भी लोग इधर-उधर की चीजों में लगे रहते हैं, तो उससे ना हो करके अगर आपको जीवन में सही दिशा लेनी है
तो आपको ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ कार्य करना है। फिर सक्सेस होने का दूसरा जो रूप होता है वो ये होता है कि आपको थोड़ा वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, आपकी लाइफ का एक रूटीन होना चाहिए, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट आनी चाहिए, आपको बोलने का लिहाजा होना चाहिए, आपके अंदर कुछ होना चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए कि जो आपको एक अच्छी दिशा की तरफ मोड आउट करे। तो ये सारी चीजें आपको लाइफ में कहीं आगे ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट करती है, आपको बहुत मोटिवेशन इससे मिलता रहेगा लाइफ में। और एक चीज़ और भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कभी भी अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कभी भी ये ना सोचिए कि जो आपके साथ चल रहा है उससे कोई कॉम्पिटिशन करिए। आप अपनी जर्नी अपने साथ, ना तो उसको गिराने की सोचिए, ना आप उससे कोई गिला-शिकवा रखिए। अगर वो आगे बढ़ गया है और वो आगे निकल गया है तो वो उसकी मेहनत, उसका कर्म है। वो आगे बढ़ गया है तो कोई बात नहीं। आप अपने काम पे फ़ोकस करिए, आपको अपना काम करना है, आपको अपने तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आप जैसे जो कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं। तो हम वो इंसान दूसरे को क्यों उसको दूसरे को देखना ही नहीं है कहीं से। तो उसको दूसरे को ना देख कर के सिर्फ़ आप अपने आप को देखिए, अपने कामों को देखिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने ऊपर इतनी मेहनत करिए कि आपको जो चीज़ नहीं मिल पाई है, वो उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए, उसको लेने के लिए आप वो सारी शक्तियाँ अपने अंदर रखिए, इकट्ठी करिए कि जब समय आए तो वो उन शक्तियों को निकाल कर के आप उस काम को कर सकें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं सक्सेस की कि आपको कहीं सक्सेस तक पहुँचा सकती हैं। बाकी तो आपको मेहनत तो हर काम में करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। काफ़ी बार बच्चे जो होते हैं वो मेहनत से भागते हैं जो अभी यंगर्स हैं और तो मैं उनको भी बोलूँगी बेटा मतलब मेहनत से तो आपको भागना ही नहीं। वो चाहे और हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए। आप कितना भी जीवन में आगे बढ़ जाइए मगर हमेशा ज़मीन पे बैठिए। ज़मीन पे बैठ कर के आप ऊपर का आसमान देखिए तभी मज़ा आएगा। अगर आप आसमान से अगर ज़मीन देखेंगे तो आप तो गिरेंगे। तो इसलिए ज़मीन पे बैठिए और ऊपर का आसमान देखिए। यही होता है सक्सेस। मैम मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। मैम प्लीज़ आपके क्या फाइनल थॉट्स हैं योगीराम चैनल के व्यूअर्स और आपके जो बुक्स के जो व्यूअर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपको लोग जो जानते हैं, मैम उनके लिए मैम आप अपने अंतिम विचार मैम प्लीज़ बताइए? मेरा अंतिम विचार यही है कि जब भी कोई भी कार्य करिए, खूब ईमानदारी, निष्ठा के साथ करिए, मेहनत के साथ करिए। कभी भी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, जिससे कि आपको अपने जीवन में कभी कोई गिल्टी फ़ील हो, कोई ऐसा लगे कि नहीं मैंने कुछ गलत करा या मैंने अच्छा नहीं करा। और अपने परिवार और अपना अपना जो फैमिली है आपको, वो उसपे कहीं पे गौरव करे, कहे कि हाँ भाई ठीक है, इस बच्चे ने करा है या इस व्यक्ति ने करा है तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। छोटा-सा संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, योगीराम चैनल वालों के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बोलना चाहती हूँ, ज़िंदगी तेरे इरादे चाहे कुछ भी हो, ज़िंदगी तेरे इरादे चाहे कुछ भी हो, उसे जीतने का हौसला रखना चाहिए। तो जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएँ, मगर हमेशा आपको ऐसा बन रहना चाहिए कि उसको जीतना है। आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, उससे आपको डरना नहीं, भागना नहीं क्योंकि ये ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा है। हुँ। चाहे कितनी भी समस्या आए, चाहे कैसी भी चीज़ें आएँ, आप हँस के, मुस्कुरा करके उस टेस्ट को पास कर लीजिए बस भगवान के। फिर देखिए उसका कमाल कितना अच्छा होता है। तो ज़िंदगी तेरे इरादे चाहे कुछ भी हों, उसे जीतने का हौसला होना चाहिए और वो हौसला हमेशा बना के रखना चाहिए इंसान। ये हर वर्ग के लोगों के लिए क्योंकि हर वर्ग का जो व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, ज़िंदगी में हर सबके साथ समस्याएँ आती हैं। तो उस समस्याओं को जब वो फेस करता है तो काफ़ी बार लोग टूट जाते हैं, चूर-चूर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि वो हौसला हमेशा बना के रखिए आप अपनी लाइफ में क्योंकि वही हौसला ही जो है आपका वही आपकी शक्ति है, वही आपकी पावर है और वही आपको आगे तक ले जाएगी, वही आपकी समस्याओं से निजात भी दिलाएगी। मैम बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। वेरी वेरी थैंक यू। आपने टाइम निकाल के योगीराम चैनल के लिए आप जो लाइफ जर्नी है वो शेयर करी। मैं एक बार व्यूअर्स को और बताना चाहूँगा, मैम की जो बुक है शिव शक्ति ऊर्जा चेतना का नया आयाम, आप इसको देखिए, पढ़िए और आपको बहुत-बहुत अच्छी लगेगी। जैसे मैम ने आज इसकी कुछ और इनसाइड डिटेल्स भी बताई। सो वेरी वेरी थैंक यू।
मैम वंस अगेन। तो थैंक यू सो मच योगी जी, योगी राम जी के चैनल पे मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।